आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा सीपेट का फॉर्म आउट हो चुका है। जो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, उसका फॉर्म आउट हो गया है। और आज की वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कब से कब तक डेट रहेगी, कितनी फीस लगेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसको ये फॉर्म भरना चाहिए, किसको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये फॉर्म सिर्फ यूपी के बच्चे भर सकते हैं या बाहर के बच्चे भर सकते हैं, पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन यहाँ पे होता है, ये सारी डिटेल्स पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लो, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, A to Z पूरी जानकारी जान लो। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU ये एग्जाम कंडक्ट कराती है और ये दो एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक होता है आपका सीनेट, बहुत सारी वैसे कराती है। सीनेट होता है आपका नर्सिंग के लिए, एक एक बात ध्यान से समझ लो। सीनेट होता है नर्सिंग के लिए और यही कराती है सीपेट। सीपेट जो है वो होता है आपका पैरामेडिकल के लिए। और इसके बाद होता है आपका यूपी जीईटी जो होता है आपका जीएनएम के लिए। बात समझ में आ रही है। और एक ऐसे ही वो एग्जाम कंडक्ट कराती है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इतने सारे फॉर्म जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी निकलती है और सारे के सारे फॉर्म अब निकल चुके हैं। मैं पहले ही इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, सीनेट पे वीडियो मैं बना चुकी हूँ, यूपी जीईटी पे अनूप सर ने वीडियो बनाया था, ठीक है। सो ये दोनों पे वीडियो हम लोग बना चुके हैं। पोस्ट बेसिक की ज़्यादा रिक्वेस्ट आई नहीं थी तो हमने वीडियो बनाया नहीं। और सीपेट का आज ही फॉर्म आया है 18 अप्रैल को, आज ही आपका फॉर्म आया है और आज ही मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसका दे रही हूँ। तो सीपेट फॉर्म के बारे में हम जानने वाले हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ये आपका पैरामेडिकल के लिए होता है। पैरामेडिकल की किन कोर्सेज के लिए होता है अभी हम आगे देखेंगे। पहले कुछ बातें जान लो, एक एक बातें आपके लिए जानना जरूरी है। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं आपके सीपेट फॉर्म की। सीपेट, ठीक है, सीपेट। पहली बात ये जानो कि इसे लड़के और लड़कियां दोनों दे सकते हैं, चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, दोनों ही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। लेकिन एक यहाँ पे बात आती है। बात क्या आती है? बात ये आती है कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात कहाँ आती है? प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, उनके लिए दो ही चार तरह के लोग एलिजिबल हैं। पहला वो कैटेगरी जो यूपी डोमिसाइल हो, यानी यूपी के निवासी हों, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का हो। अगर नहीं है तो बनवा लेना, अभी नहीं लगेगा, आपके काउंसलिंग के टाइम लगेगा। तो यूपी डोमिसाइल हो तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। दूसरा, अगर आप यूपी के हो, यूपी डोमिसाइल हो, पर आपने 10th 12th अलग स्टेट से कर रखा है, आपने जो 11th 12th है या 10th 12th है आपने अलग स्टेट से कर रखा है, अदर स्टेट, तो भी आप एलिजिबल हो। बात समझ में आ रही है? या फिर आप अदर स्टेट के हो, अदर स्टेट से हो, लेकिन आपने 10th या 12th या दोनों में से कोई भी, डजंट मैटर, आपने यूपी से कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर कोई बच्चा यूपी का नहीं है और ना ही उसने यूपी से पढ़ाई की है, तो उस केस में आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और इसके अंदर प्राइवेट कॉलेज भी ढेर सारे आते हैं, तो इसकी भी टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको गवर्नमेंट कॉलेज का ज़्यादा इशू नहीं है, प्राइवेट कॉलेज भी उसे चल जाएगा, तो वो इस फॉर्म को जरूर भर दे। बहुत अच्छा फॉर्म है, यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं, पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हम देख लेते हैं। और इसमें सिलेबस की एक बात बता दूं, सिलेबस का काफ़ी डाउट रहता है लोगों के बीच में। सिलेबस पिछले साल भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था इसका, लेकिन इस साल बिल्कुल क्लियर है कि 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका आएगा। 11th + 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मैं खुद इसकी प्रिपरेशन कराऊंगी, थोड़ा सा वक्त दो। अभी नीट का मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, उनका टास्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नर्सिंग, सीनेट, सीपेट, एम्स, ये सब ही चलेगा। आपका 1 by 1 सारा कवर करा दूंगी मैं। कम से कम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराऊंगी,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी, प्लस 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ 11th प्लस 12th सारे कराऊंगी। तो आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपका पूरा करवा दूंगी। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और 100 PYQ सॉल्व कराना मेरी गारंटी है, स्पेशली बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, स्पार्कअप स्टडी, उस पर प्रिपरेशन होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपका लगने वाला नहीं है। आप चाहो तो अपने मन से रुपए दे सकते हो, आपकी मर्जी करे तो, आपको हमारी मेहनत देख के लगे कि हमें पैसे दे देना चाहिए तो आपकी मर्जी, आप दे देना, लेकिन हम आपसे मतलब कोई चार्ज नहीं रखने वाले। आप चाहो तो फ्री में देख सकते हो, चाहो तो पेमेंट कर सकते हो, और चाहे 1 रुपये करो, 10 रुपये करो, 100 रुपये करो, 1000 रुपये करो, आपकी मर्जी, हमने कोई चार्ज नहीं रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन की। देखो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे आज ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का, यहाँ पे से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह नर्सिंग का भी आया हुआ था जिसकी मैंने डिटेल बताई थी, इसी तरह जीएनएम का भी आया हुआ था जिसकी डिटेल अनूप सर ने बताई थी, और इसी तरह जो है आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी आया हुआ है, वो आपको इसी में मिल जाएगा। पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग का भी आया हुआ है। सबके फॉर्म जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने निकाल दिए हैं, तो कुछ भी आपका मिस हो रहा है तो प्लीज उसे भर लो। ठीक है, सो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सीपेट की, तो सीपेट के हम डिटेल्स पे चले जाते हैं, सीपेट के डिटेल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सीपेट का कॉमन पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज का मिल जाएगा। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आपको क्लिक कर देना है, इससे आपको सारी जानकारी मिलेगी इसके बारे में। ठीक है, देखो जस्ट वंस, एक मिनट। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेती हूँ। अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका पैरामेडिकल बैचलर कोर्स के लिए होता है, याद रखना ये डिप्लोमा कोर्स के लिए नहीं है, इससे डिप्लोमा के पैरामेडिकल कोर्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैचलर के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, यानी ग्रेजुएशन होगा, डिप्लोमा इससे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एक ही एग्जाम देना है, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, काउंसलिंग में आपको अलग अलग चुनना होगा। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, जैसे कि आपका SGPGI लखनऊ, PGI लखनऊ के नाम से जो फेमस है ना, वहाँ पे भी आपका एडमिशन इसी के थ्रू होता है। आपका KGMU जो कि बहुत फेमस कॉलेज है लखनऊ का, उसका भी एडमिशन इसी के थ्रू होता है। आपका UPUMS सैफई में भी आपका पैरामेडिकल कोर्स इसी के थ्रू होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रहे। UPUMS सैफई अपना खुद का भी एक फॉर्म निकालती है जिसे हम CP नेट के नाम से जानते हैं। CP नेट फॉर्म B फार्मा, ANM और GNM के लिए होता है, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए नहीं होता। इसीलिए आप इस चक्कर में मत रहना कि UPUMS सैफई अपना फॉर्म निकालेगी तब हम जाएंगे वहाँ। अगर आपको पैरामेडिकल करना है तो इसी कोर्स से आपको, इसी एग्जाम से आपको करना होगा। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपका है बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, मतलब कि BMLT का कोर्स जिसे आप जानते हो। दूसरा है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, बी ऑप्टोमेट्री के नाम से आप जिसे जानते हो। फिर है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि BSc OTT कोर्स। ठीक है, BOTT के नाम से आप जानते हो। फिर आपका BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे आप BMRIT के नाम से जानते हो। फिर इसके बाद है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये भी एक अच्छा कोर्स है, BASLP के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, फिर आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि BPT का कोर्स। हर एक कोर्स की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप डिटेल वीडियो सबकी देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ जाना है। अभी फिलहाल फॉर्म में ये नहीं भरना है, आपको काउंसलिंग में इसका काम लगेगा, लेकिन आप चाहो तो मन में एक टारगेट बना के चल सकते हो कि आपको किस में जाना है। ठीक है, फिर है BOT यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसके बाद है आपका बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद है आपका BSc रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका BSc रेडियो डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फिर आपका BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। फिर है आपका BSc लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। फिर है आपका BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। फिर है आपका बैचलर ऑफ साइंस जिसे आप MLT ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी कहते हो, ये पैथोलॉजी वाला नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये आपका जो लैब टेक्नीशियन वाला है वो कोर्स नहीं है, ये थोड़ा अलग होता है। इसके बाद है BSc ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, यहाँ पे BOTT भी कराया जा रहा है और साथ साथ में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी भी कराई जा रही है आपको। इसके बाद है आपका बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। फिर है आपका बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स। फिर है आपका BSc इन रेडियोथेरेपी।
ठीक है, इतने सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल रहा है और एक दो सीट नहीं है, बहुत सारी सीटें इसमें हैं और इस साल 18 तरह के कोर्सेज आपके लिए है, बहुत सारे कॉलेजेस की अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, काफ़ी अच्छा एग्जाम है और बहुत टफ भी नहीं आता है, मीडियम लेवल का आता है, बहुत टफ इसका पेपर नहीं आता। ठीक है, तो और डिटेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फॉर्म की डेट वगैरह जान लो। एप्लीकेशन फॉर्म आज से यानी कि 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, फ्राइडे से, और ये आपका 24 मई तक चलेगा 11:59 PM तक। 11:59 PM तक यानी 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। करेक्शन विंडो आपकी 17 मई से 24 मई के बीच ओपन रहेगी। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, आप फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद ही फॉर्म भरना। अभी 1-2 दिन 3 दिन रुक जाओ, सारी डिटेल मुझे बना लेने दो, मैं आपको समझा दूँ सारी चीज़ें, या किसी से भी आप देख लो, मुझे मैटर नहीं है कि आप मेरा ही देखो, आप कहीं से भी देख लो, बस मुद्दा ये है कि आपको सारी जानकारी हो जाए तब फॉर्म भरने जाना, वरना फॉर्म में कुछ गड़बड़ करके आ जाते हो, फिर करेक्शन विंडो का वेट करते हो, आपका पूरा ध्यान इसी पे रहता है कि फॉर्म गलत हो गया, आप क्या करें, आप तैयारी सही से नहीं कर पाते हो। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2-3 दिन 4 दिन वेट कर लेना, फिर अच्छे से समझने के बाद अपना फॉर्म जाके भर देना, बहुत समय है फॉर्म भरने में। ठीक है, ना ही बहुत जल्दीबाजी किया करो फॉर्म भरने में, ना ही बहुत लेट किया करो, ये मेरा आपको सजेशन होगा हर एक फॉर्म के लिए। इसके बाद करेक्शन विंडो आपकी 17 से 24 मई तक चलेगी। जो एडमिट कार्ड है वो आपका 12 जून को आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका 18 जून को हो जाएगा। एग्जामिनेशन का प्लेस यानी कि कहाँ आपका एग्जाम होगा वो तो आप उसमें चूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अभी मैं बता दूंगी कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर है। रिजल्ट आपका अभी भी अनाउंस नहीं, मतलब डेट अनाउंस नहीं की गई है, वो चाहे जब निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपसे कोई गड़बड़ होती है तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 10 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक। आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या दे रखा है वो सारा एक लाइन से दे रखा है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और एक एक चीज डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रहे हैं, तो एक किनारे से इन्होंने कुछ फेमस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दे रखा है जिसे हमने पहले ही पढ़ लिया, SGPGI, KGMU, UPMS, सैफई, और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सेंटर पड़ता है, तो सेंटर जान लो अच्छे से। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, सेंटर आपको सिर्फ यूपी में ही मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए, इसलिए सिर्फ यूपी में आपको सेंटर देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ है यूपी में? यूपी में है आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर और मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी एंड गौतम बुद्ध नगर। इतने ही जगह आपको सेंटर देखने को मिलेगा और इंडिया में कहीं आप सेंटर नहीं डाल सकते। आप किसी भी स्टेट के हो, सेंटर आपको इसी में से चुनना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम देने आना पड़ेगा। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो इसका है ये ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर मोड में होगा, आपका कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। ठीक है, और एग्जाम आपका बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका पेपर में रहेगा, आपको चुनने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन आपका एग्जाम हो रहा है तो पेपर में हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, सो निश्चिंत रहो इस चीज के लिए। अगली बात कर लेते हैं, इसके आगे की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फीस की बात कर ले तो ओबीसी और अनरिजर्व मतलब होता है जनरल, जनरल चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे नॉर्मल जनरल हो, उन सब के लिए, और ओबीसी के लिए जो आपका फीस है वो 3,000 रुपए है। मैं जानती हूँ ज़्यादा है, लेकिन क्या करें बच्चों, इसी तरह की पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, SC ST PWD के लिए जो आपका है 2,000 रुपये फीस है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की अगर बात कर ले तो आपका कम से कम 17 साल उम्र होना चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक या उससे पहले तक आपका जो है 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। जैसे मान लो अभी आपका 17 साल पूरा नहीं हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अगर आपका 17 साल पूरा हो जा रहा है तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन इससे अगर एक दिन भी लेट है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ कॉलेजेस के लिए 30 इयर्स है। ठीक है, अगेन ऑन 31 दिसंबर, सबके लिए नहीं, कुछ कॉलेजेस के लिए, जैसे कि SGPGI लखनऊ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट ऐसा है, और बाकी अदर इंस्टीट्यूशन के लिए नो मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए 12th के एग्जाम में, और आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है,
लेकिन अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है तो वो भी कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। मैथ के स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपका 12th में है तो आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए एलिजिबल हो और बीए एसएलपी के लिए आप एलिजिबल हो। ये दो कोर्सेज में आप एडमिशन पा पाओगे। पेपर सेम रहेगा आपका। पेपर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जगह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ जाएगा, तो आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बायो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आपका कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर ले, कैंडिडेट विथ साइंस स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अगर आपका स्टैटिस्टिक्स वगैरह है या साइकोलॉजी वगैरह है और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ना मैथ लिया ना बायोलॉजी लिया, आपने कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपने साइकोलॉजी ले लिया, तो उस केस में आप सिर्फ एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो जो कि है BA-SLP। ठीक है, इसमें भी आपका 45% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। 45% जो मार्क्स देखा जाएगा वो केवल 3 सब्जेक्ट का देखा जाएगा। जैसे अगर आप बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला करके 45% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आप इंग्लिश में पास होने चाहिए। ऐसे ही अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला करके 45% मार्क्स होना चाहिए, साथ में इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। और इस केस में जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस है तो इन तीनों को मिला के आपका 45% होना चाहिए। या फिजिक्स केमिस्ट्री आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स मिला करके आपका 45% होना चाहिए और साथ में आप इंग्लिश में पास होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ये रही आपकी एलिजिबिलिटी की बात। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट SC ST OBC है तो 45 की जगह अगर उसका 40% भी आ रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अच्छा, कोई अगर NIOS से है यानी कि ओपन स्टेट से है, स्टेट कोटा ओपन मतलब स्टेट से उसने किया है यानी कंपार्टमेंट लग गया था या उन्होंने रेगुलर क्लास नहीं की, तो वो लोग भी एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो वो भी एलिजिबल है, बस उसके पास कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स उसका होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पास आउट कर लेता है एग्जाम तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल में भी आपको क्वालिफाई करना होगा, बहुत ही बेसिक मेडिकल एग्जाम होगा, यानी कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, बाकी सब चलेगा। इसमें हाइट वगैरह कोई खास नहीं देखी जाती है, हाइट वेट ये सब नहीं देखा जाता, बस इतना है कि आपको कोई गंभीर बीमारी ना हो। ठीक है, जैसे कि HIV या ऐसा कुछ ना हो जो दूसरों को ट्रांसमिट हो सके, तो उस केस में आपको नहीं रखा जाता है, क्योंकि पेशेंट आपके कांटेक्ट में आएंगे तो लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए आपको नहीं रखा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब तो PWD के बारे में है, आप खुद भी पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों को। NCC कोटा भी यहाँ पे वैलिड है, ठीक है, विथ ग्रेड B। और ये वाली बातें मैंने पहले ही कर दी है कि कौन कौन एलिजिबल है। इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल है, कोई नेपाल का है या पाकिस्तान का है वो सोच रहा है कि हम यहाँ एडमिशन पा जाएंगे तो नहीं हो सकता, सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, सो 10th और 12th वाला जो मैंने अभी बताया ना कि आपने या तो 10th 12th मतलब पास किया हो यूपी से या आप यूपी के डोमिसाइल हो तो ही आप एलिजिबल हो, वही बात यहाँ लिख रखी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ और इंस्ट्रक्शन है आपके, आप इसे पढ़ सकते हो। ये मतलब आपको क्या क्या लेना होगा, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, ये सब चीज़ें लगेगा। मैं फॉर्म फिलिंग पे वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बता दूंगी, और डॉक्यूमेंट्स पे आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप्स क्या होगा फॉर्म फिलिंग का, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा बेसिक डिटेल डाल के, फिर लॉगिन करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिटी सेंटर प्रेफरेंस यानी कि कौन सा एग्जाम सेंटर आप चाहते हो। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन सीट। ये वेरिफिकेशन सीट आपको फॉर्म भरते वक्त ही डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको भर के फिर से अपलोड करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन करना पड़ता है। बैंक डिटेल्स लगेगा, अगर आपके पास अपना खुद का बैंक डिटेल है तो अपना सबमिट कर दो, आपका नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी सबमिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लाइव फोटो अपलोडिंग होगी, तो जब आप साइबर कैफे वाले के पास फॉर्म भरने जाओगे तो वो कैमरा ऑन करके आपकी तुरंत की फोटो लेगा और तब जाके यहाँ अपलोड होगा। फिर फीस सबमिट करोगे और फिर फाइनल फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। अच्छा, और क्या क्या आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे देख लो, ताकि आप पहले से रेडी रहो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जरूरी नहीं होता है, अगर आप भरते हो तो ठीक है, नहीं भरते हो तो भी ठीक है। पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी, 2 मोबाइल नंबर लगेगा, इस पे OTP भी आएगी, ये भी ध्यान रखना। व्हाट्सअप नंबर आपका लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है जैसे कि PWD हो गए, NCC हो गए, ये सब भी लगेगा आपका। ठीक है, और आपका OTP आएगा, इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पास में रखना। ये सारी बातें हो गई, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो
ये सारी डिटेल्स हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया, और मैं आपको फॉर्म फिल करने की प्रोसेस भी बताऊंगी, उस पर आप चिंता मत करना। आप एक बार कमेंट कर देना कि आपको फॉर्म फिलिंग पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको फॉर्म फिलिंग करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं। फोटो के लिए कुछ ध्यान से बातें सुन लो। फोटो शुड बी फुल फेस, पूरा फेस दिखना चाहिए फ्रॉम फ्रंट, और वाइड बैकग्राउंड होना चाहिए बिना चश्मे के, चश्मा नहीं होना चाहिए, और कान आपके दिखना चाहिए। आप हिजाब पहन के नहीं फोटो खींच सकते, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ फोटोग्राफ नीचे लिखा होना चाहिए DDMMYY। ये डेट ऑफ फोटोग्राफ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जिस दिन आप फोटो खिंचाए हो उस दिन का डेट रखना। अगर आपने नीट के लिए या किसी अदर एग्जाम के लिए फोटो इसी साल खिंचवा रखा है तो वही आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद आप अपना नाम लिखना होता है नीचे, और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखना होता है। और साइज ये रहेगा 4.5 × 3.5, और केबी में अगर मैं बताऊं तो 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कैप, हैट ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब ऊपर कुछ ढका नहीं होना चाहिए सिर पे। तो ये सारी कुछ बातें। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और वेरिफिकेशन सीट भी करना है। बैंक डिटेल्स भी आपको सबमिट करनी है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो, लाइव फोटो के दौरान भी एक बात ध्यान रखना, जब आपकी लाइव फोटोग्राफी होगी तो उस समय भी आपका लाइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, और आंखों पे और उस समय भी आप चश्मा, कैप या हिजाब वगैरह ना लगाए रहो। जब लाइव फोटोग्राफी हो रही है तो उस समय भी आप ये सब चीज़ें निकाल देना, ठीक है, अदरवाइज वो लाइव फोटोग्राफी रिजेक्ट होगी। तो ये सारी कुछ बातें हैं। आई होप मैंने आपको सारी बातें बता दी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। या एडमिट कार्ड वगैरह की बात दे रखी है कि क्या ले जाना है क्या नहीं, ये तो मैं आपको एग्जाम से पहले बता दूंगी कि ड्रेस कोड क्या है, क्या लेके जाना है एग्जाम में, क्या लेके नहीं जाना है। सो हमारी दो चीज़ बच रही है। एक तो हमारा बच रहा है कि ड्रेस कोड क्या रहेगा, वो तो एग्जाम के पहले आपको जरूरत पड़ेगी तब मैं बता दूंगी। दूसरा, फॉर्म फिल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए आप कॉमेंट कर देना, बहुत जल्द मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। कोई जल्दीबाजी मत करना, मैं बार बार कह रही हूँ, आराम से फॉर्म भरना, कोई जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for your examination. और मैं तैयारी कराऊंगी आपको सीपेट का, मैं 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, और साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कराऊंगी, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपका 1 शॉट वीडियोस भी कवर कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।